गुड मॉर्निंग। एंडोक्राइन सिस्टम पे हम थे, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र पे थे। उसमें इससे पहले हम हाइपोथैलेमस पे बात कर चुके हैं, इससे पहले हम पीनियल ग्लैंड पे बात कर चुके हैं। आज हम तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद कौन कौन सी यौगिक प्रक्रिया हैं या योग द्वारा किस तरीके से इस ग्रंथि को नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या और इसके क्या क्या फायदे हमारे शरीर में हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम पहले ये तो हम हाइपोथैलेमस जब पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस है, हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन हिस्से हैं, एक सेरेब्रम है, एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस के जो बेस पे हाइपोथैलेमस का जो बेस है वहाँ पर स्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिचुएटेड बेस ऑफ ब्रेन बॉक्स, या इसको ब्रेन बॉक्स यानी कि हमारा जो ये ब्रेन है इसके जो है लोअर पार्ट में ये स्थित है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस के बेस पे भी इसको कह सकते हैं और ब्रेन बॉक्स के बेस पे भी इसको कह सकते हैं, यानी कि लोअर भाग में स्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये दिखती कैसी है, तो ये पी साइज यानी कि मटर के दाने का जो साइज है उस साइज की ग्रंथि है और उसी की तरह दिखती भी है जिस तरीके से मटर का दाना आप देखते हैं। और इसका जो साइज है वो साइज है इसका 1 सेंटीमीटर के लगभग ये होती है। इसका वेट है 0.5 से 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम तक के बीच का इसका वेट है। तो ये इसकी स्थिति है, इसकी लोकेशन है। इसके बाद हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसकी एनाटॉमी में नहीं जाना है कि ये कहाँ पर है, कैसी है। सिर्फ इसमें हमें ये देखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक पी शेप्ड स्ट्रक्चर है और 0.5 से 1 ग्राम के बीच इसका जो है वेट है। और ये हाइपोथैलेमस के लोअर भाग में यानी कि हाइपोथैलेमस से अटैच्ड एक छोटी सी ग्लैंड है। इसमें दो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता कई बार। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर पूछा जाता है तो सबसे जो छोटी ग्रंथि वो पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्लैंड में 0.1 का अंतर इन दोनों में है। तो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन जब ऑप्शन में पिट्यूटरी दिया हो, पीनियल ना हो, तो उस समय पिट्यूटरी यानी सेकेंड लास्ट स्मॉलेस्ट ग्लैंड इसको कह सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी तो पीनियल ग्लैंड है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है सबसे छोटी में। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कहाँ पर कौन सा पूछता है, अब हम आते हैं इस पर। ये कैसी दिखती है, ये हाइपोथैलेमस ऊपर है, हाइपोथैलेमस नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है। इसके वैसे इसके 3 भाग होते हैं। एक जो बीच बीच वाला जो मिडिल पार्ट है वो दिखता नहीं है। तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी करके इसके 2 भाग हमको देखने को मिलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 पार्ट आप पहले समझ लीजिए। 3 पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर यानी अग्रभाग और पश्चिम भाग, और एक छोटा सा भाग जो है इनके बीच में होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी या मिडिल पिट्यूटरी इसको बोल सकते हैं, यानी कि मध्य पीयूष ग्रंथि। तो जब ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योर आदमी होने लगता है तो ये जो मिडिल पार्ट है ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से ही मिल जाता है और उसी में जो है इसको बाद में हम स्टडी करते हैं। तो 3 पार्ट हैं बेसिकली, लेकिन 2 को ही हम अध्ययन करते हैं क्योंकि जो मिडिल पार्ट है वो मिडिल पार्ट जो है पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट में क्या हो जाता है, बाद में विलोप हो जाता है और इसको हम जो है एंटीरियर में ही इसकी सारी फंक्शनिंग को पढ़ते हैं। एक चीज़ तो इसमें ये विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि ये जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रित करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से लगभग 6 हार्मोन सिक्रित होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है 2 हार्मोन सिक्रित होते हैं। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और खुद ही इनको रिलीज करती है। पोस्टीरियर ग्रंथि क्या करती है, वो सिर्फ हार्मोन्स को स्टोरेज करती है, यानी कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को पोस्टीरियर ग्लैंड क्या करती है, स्टोर करती है, यानी कि वो श्रावण नहीं करती है, खुद से प्रोडक्शन नहीं करती हार्मोन्स का, और उसके बाद जो है उनको रिलीज करती है। यानी कि पोस्टीरियर ग्लैंड का सिर्फ काम क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को स्टोरेज और स्टोरेज के बाद रिलीज। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो काम होगा वो काम क्या होगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन भी वो स्वयं करती हैं और उनको जो है रिलीज भी वो स्वयं करती हैं।
तो ये बेसिक जो डिफरेंट है इन दोनों में। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो उनमें सबसे पहला जो हार्मोन्स है उसको बोलते हैं हम GH हार्मोन्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है कि यानी कि ह्यूमन की जो नॉर्मल ग्रोथ है उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स है वो ग्रोथ हार्मोन्स है। इसी को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि सोमेटो से मतलब हमारी कायिक कोशिकाओं से, तो कायिक कोशिकाओं को जो डिवीजन यानी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स है उसको ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स उसको कहा जाता है। और ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अधिक श्रावण के कारण जो है बच्चों में जिंजेटिज्म नाम का एक रोग हो जाता है, और इसके कम श्रावण के कारण जो है ड्वार्फिज्म यानी बच्चा जो है बौना ही रह जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है वो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, और ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। अगर इसका अतिश्रावण हो जाए तो वो जिंजेटिज्म नाम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और यदि कम श्रावण होता है तो उससे जो है ड्वार्फिज्म जैसी बीमारी जो है उत्पन्न हो जाती है। तो और दूसरी एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली जो है इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, इसमें अधिक श्रावण से जो है अगर बच्चों में हो जाता है तो उसको हम जिंजेटिज्म कहते हैं, और अगर एडल्ट में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली नाम का रोग कहते हैं। तो इसमें जो है हाथ पैरों की लंबाई जो है अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है और इंसान जो है भद्दा दिखने लगता है, और ड्वार्फिज्म तो हम जानते हैं कि बौनापन उसमें आ जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन इसका ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा हार्मोन इसमें जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, TSH से इसको जानते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये हमारी जो गले में जो थायराइड ग्रंथि है इस ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं यानी थायरोक्सिन, जिसको T3 और T4 हार्मोन से हम जानते हैं, उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। यानी थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन्स जो है किससे निकलता है, पिट्यूटरी की एंटीरियर पार्ट यानी अग्रभाग से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन का सिक्रेशन करती है, और थायरोक्सिन का सिक्रेशन से यानी ये T3 T4 जो है और शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके लिए जिम्मेदार है। तो ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग। इसके बाद जो अगला हार्मोन्स है ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रीनो से ही हमें समझ में आ रहा है कि एड्रेनलिन जो ग्लैंड है हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड है जिनको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। इसका जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, इसके भी 3 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है उस भाग को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये एड्रेनल ग्लैंड जो है विभिन्न प्रकार के ऑटोनोमिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो और अगला हार्मोन जो इसमें चौथा हार्मोन है वो है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी अग्र पिट्यूटरी से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ही इसको समझ में आ रहा है कि यानी कि वो फॉलिकल्स जो मेल और फीमेल में ये अलग अलग प्रकार से काम करता है। मेल में जो है ये मेल में ये स्पर्मोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मिलकर के जो है स्पर्म यानी कि जो बीज होता है जो मेल में उसके सिंथेसिस में यानी कि उसके फॉर्मेशन में जो है भाग लेता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में। और फीमेल में जो है वो oogenesis एक प्रोसेस है। oogenesis का मतलब है जिसमें ओव्यूम फॉर्मेशन होता है, जिसको अंडा हम बोलते हैं। अंडे के फॉर्मेशन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो मेल और फीमेल में दोनों में ये अलग अलग काम करता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि फीमेल में ये है ओव्यूम के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। यह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके बाद अगला जो हार्मोन है वो है LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मेल में जो सेम इसी काम में काम करता है, लेकिन ये यहाँ पर जो है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फॉर्मेशन में काम करता है मेल में, और जबकि फीमेल में ये ओव्यूलेशन यानी कि जो पहले हमने देखा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि ओव्यूम फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये इस ओव्यूम फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। और इसमें जो सेल्स हैं जो ओवरी की जो जगह है
जो फॉलिकल्स है उस फॉलिकल्स को जो है स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है मेल और फीमेल में। वही अगला जो हार्मोन इसमें है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये फीमेल का ही बेसिकली जो मेन हार्मोन्स है। तो फीमेल में ये क्या करता है, ब्रेस्ट और मिल्क जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन है फीमेल में, जो मैमल जो ग्लैंड है, मैमेरिक जो ग्लैंड है, उन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और दुग्ध स्राव के लिए भी है जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि फीमेल में जो है दूध के निर्माण के लिए और जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों के निर्माण में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल में ब्रेस्ट फॉर्मेशन और मिल्क फॉर्मेशन में भाग लेता है। वहीं जो है मेल में ये जो है स्पर्म का जो इजेक्शन होता है, जब जो स्पर्म यानी वीर्य का जो इजेक्शन होता है ड्यूरिंग सेक्स, उस समय भी ये जो है उसके इजेक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन। और फीमेल में ये मिल्क फॉर्मेशन और मैमल्स जो ग्लैंड है उन ग्लैंड को फॉर्मेशन में जो है भाग लेता है। तो ये हमने पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का जो पीछे वाला भाग है जिसको हम पश्च पीयूष ग्रंथि या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि यह हार्मोन क्या करते हैं ये ग्रंथि का जो पीछे वाला जो भाग है ये किसी भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उनको स्टोर करता है और समय जब आता है तो समय के साथ इसको जो है रिलीज करता है बॉडी में। तो ये जो है 2 प्रकार के हार्मोन को स्टोरेज उनको रिलीज करता है। वो हार्मोन है, एक तो है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसमें जो है ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन से हमें समझ में आ रहा है, यानी कि ये यूरिन के फ्लो को क्या करता है, कम करता है। डायूरेशन का मतलब होता है कि यूरिन फ्लो को इंक्रीज होना, और ये एंटी है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स यानी कि यूरिन फ्लो को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके 2 फायदे शरीर में होते हैं। एक तो ये क्या करता है, रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर को जो है रिटेन करता है, यानी कि हम क्या करते हैं वाटर जो हमने इनटेक किया वो हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर होता है और उसको हम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। उसमें कई प्रकार के पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन ये जो हार्मोन्स है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये इसके अनावश्यक सिक्रेशन को, इसके अनावश्यक जो एजेक्शन है वाटर का उसको रोकता है और उसको जो है रिटेन करता है। तो एक तो इसका काम है रिटेंशन ऑफ वाटर और दूसरा इसका काम क्या है, वैसो कंस्ट्रक्टर हार्मोन है। ये क्या करता है, वेसल्स को सिकुड़ने का काम करता है, कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, यानी कि बीपी के मेंटेनेंस में भी इसका काम है। तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कई बार कहते हैं, वैसोप्रेसिन नाम से भी आता है और एंटी डायूरेटिक नाम से। कई बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि निम्न में से जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है, उसमें पूछा जाता है वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, अलग अलग प्रकार के 4। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है, वह वैसोप्रेसिन। तो ये वैसोप्रेसिन के 2 काम हैं, एक तो वाटर का रिटेंशन यानी कि वाटर के जो फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है उसको कम करने का काम करता है, और दूसरा जो है जो हमारी वेसल्स हैं उन वेसल्स को सिकोड़ने का काम करता है, जो कि बीपी और अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है मेंटेन करने का काम करता है। अगला जो हार्मोन है इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो अगला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक तो ये जो फीमेल में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक तो ये ब्रेस्ट की जो इनलार्जमेंट है उसको मेंटेन करता है, और दूसरा जो यूटेरस, ब्रेस्ट और यूटेरस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, उनको सिकोड़ने का काम करता है। इसका कहाँ फायदा मिलता है, जब जो है लैक्टेशन पीरियड होता है फीमेल में, यानी कि वो बच्चे को फीड करवाती, दूध पिलाती है, तो उस समय जो दूध को निकालने के लिए यानी ब्रेस्ट से दूध को निकालने में जो मदद करता है हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और दूसरा यूटेरस, यानी कि इसके 2 काम हो गए। यूटेरस में क्या करता है, जब डिलीवरी का जो टाइम होता है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है, तो ये मदर की जो ओवरी है उसको जो है उसमें कंट्रैक्शन पैदा करता है, जिसके कारण बच्चा जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है। तो 2 काम है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय मिल्क के इंजेक्शन में भाग लेता है, मिल्क जो है बाहर निकले उसमें मदद करता है एक तो, और दूसरा ये क्या करता है, यूटेरस को सिकुड़ने का काम करता है, जबकि क्या हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा क्या होता है, जन्म लेने वाला होता है। तो 2 हार्मोन्स इसमें निकलते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो है आपने देखा होगा कई लोग जो है गायों में और भैंसों में बहुत ज़्यादा इसको लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो
ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या हो जाता है कि वो अपने मिल्क जो रोक नहीं पाती और बहुत जो है जितना भी मिल्क उसके शरीर में बन रहा होता है उसको निकाल देती है तुरंत। हालांकि ये गलत काम है, नेचर के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ अभी ये समझना है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये दोनों के काम क्या है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि यूरिन के फ्लो को कम करता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि बच्चे की डिलीवरी और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें जो है मदद करता है। तो ये हो गई पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसकी हमने समझी, कौन कौन से हार्मोन इसमें निकलते हैं और ये सब हमने इसमें समझा। अब हम बात करते हैं कि योग की। योग में हम किस किस तरीके से, अब जैसे कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रियाएं चल रही उन सब के लिए जो है जिम्मेदार है ये। तो इसको स्वस्थ रहना और उसके प्रॉपर सिक्रेशन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कई बार बच्चे जो है बौने पैदा हो जाते हैं, कई बार जो है अनावश्यक लंबे होने लगते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उस ग्रंथि को स्वस्थ रखना हमारे लिए जरूरी है। और उसके लिए हमें योग में कौन कौन से काम करने चाहिए, कैसे कैसे हम इसको समझें। तो पहली बात तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये हमारे कहाँ है, हमारे लोअर ब्रेन बॉक्स में है, हाइपोथैलेमस के नीचे है। जहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअल साइंस में जाएंगे, योगिक साइंस में जाएंगे, तो वही स्थिति पिट्यूटरी ग्रंथि की बताई गई है मेडिकल साइंस में, जो कि आध्यात्मिक साइंस में आज्ञा चक्र की बताई गई है। आज्ञा चक्र जो है हमारे भूमध्य में, यानी कि ब्रेन बॉक्स का जो लोअर पार्ट है उसमें जो है आज्ञा चक्र की स्थिति बताई गई है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और आज्ञा चक्र इन दोनों का कहीं ना कहीं जो है संबंध में है। और दोनों के नाम से भी हमें समझ में आ रहा है। हमने कहा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर की सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो उसी तरीके से अगर हम समझेंगे कि जो आज्ञा चक्र है, उसके नाम से ही समझिए आज्ञा चक्र, यानी कि पूरे शरीर को जो आज्ञा देने का काम करता है, पूरे शरीर को जो चलाने का काम करता है, वह आज्ञा चक्र है और भूमध्य में ये स्थित है। अब इस आज्ञा चक्र को मेंटेन करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए जो है किस तरीके से हम काम करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टांग योग में जो यम और नियम है। यानी कि यम और नियम ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जिसमें जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यम और नियम के माध्यम से जब हम अपनी मोरल सिचुएशंस को, जब हमारी आंतरिक और बाह्य जो नैतिकताएं हैं, इन दोनों प्रकार के नैतिकताओं को नियंत्रण करते हैं, तो वो कहाँ से हम करते हैं, वो हम करते हैं अपने ब्रेन से। ब्रेन की कौन सी भाग से, हमारे हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस को जब हम यम और नियम के द्वारा रेगुलेट करते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्रंथि सिचुएटेड है, ये कहीं ना कहीं इससे जो है इफेक्टेड होती है। यानी कि हमारी सोच, हमने जो सोचा, जो बाहर की जो चीज़ें हमने अनुभव की, उन अनुभवों को हमने हाइपोथैलेमस के द्वारा एक्सेप्ट किया। हाइपोथैलेमस ने उसकी बॉडी के लिए मैसेज दिए। तो जब हम इन चीज़ों पे नियंत्रण लाने का प्रयास करते हैं, तो यम नियम की उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। क्योंकि जब हम, यम और नियम क्या है, बाह्य और आंतरिक जो वातावरण है, उस वातावरण को जो है सामंजस्य प्रदान करने का काम करता है यम नियम के पालन से। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करेगा, नियमित करेगा और आपको जो है जो यौगिक मार्ग है उस मार्ग में आज जो है आगे चलने में मदद मिलेगी। तो यम नियम का पालन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के रेगुलेशन के लिए आवश्यक है। आसन, बहुत सारे आसन हैं। उन आसन में वो सारे आसन जो भी हमारे ब्रेन के लिए ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दें, वो सारे जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के नियमन के लिए जो है आवश्यक हैं। उन पे हम किसी और दिन बात करेंगे या प्रैक्टिस के द्वारा बात करेंगे कौन कौन से ऐसे आसन हैं। फिर प्राणायाम जो है, सारे प्रकार के प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से जो है हमारे शरीर की सारी ग्रंथियां अच्छे से काम करती है। तो उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि भी जो है अच्छे से काम करेगा। जितना ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगी उतना ब्रेन स्वस्थ रहेगा, उसकी जो उसकी न्यूरॉन्स हैं वो स्वस्थ रहेंगी, उससे निकलने वाली जो सिक्रेशन वो स्वस्थ अच्छे से सिक्रेट होंगी और उसी से जो है पिट्यूटरी ग्रंथि भी जो है स्वस्थ रहेगी और अच्छे से अपने हार्मोन्स का रेगुलेशन करेगी। तो ये हो गया प्राणायाम। प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम, इसमें विशेष प्रकार का प्राणायाम है जो डायरेक्ट हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को जो क्या करेगी, प्रभावित करेगी। प्रतिहार है। प्रतिहार एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी मनोदशा है जिसमें क्या करते हैं हम बाह्य और आंतरिक दशाओं में, यानी कि हम जो है बाह्य जो अवस्था है उससे अपने शरीर में, अपने जो प्राण हैं उनमें अंदर की तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रतिहार के
यानी कि जो पहले हमने जो यम नियम आसन और प्राणायाम के द्वारा हमने पिट्यूटरी यानी आज्ञा चक्र को क्या करा, मेंटेन करा, अब हम इतने लायक हो गए हैं कि हमारा प्रतिहार यानी नॉन अटैचमेंट जो बाह्य अवस्थाएं उनसे हमारा जो है अटैचमेंट खत्म होकर हम जो है इनक्यूबेटेड यानी अंदर की तरफ जाना हम शुरू कर देते हैं। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अवस्थाएं एक ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं कि इन सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद जब हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि पूरी तरीके से जो इनका रेगुलेशन हमारे कंट्रोल में आ जाता है कि कौन सा हार्मोन कब निकले, तो वो नियंत्रण जब हमारे हाथ में आ जाता है तो हम धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं में आगे पहुंच पाते हैं। और कुछ जो है कुछ क्रिया है जैसे नेति है, त्राटक है, तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि पे है। आप देखेंगे जब भी आप नेति करते हैं तो आपका जो है पूरा फेस में जो है रेडनेस आ जाती है यानी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा जो त्राटक है, त्राटक के द्वारा भी जो है आप अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो लगातार त्राटक के अभ्यास से जो है आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होगा और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी। और कपालभाति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप देखेंगे जब भी आप कपालभाति करते हैं तो आपका पूरा जो कपाल का मतलब ही हमारे ब्रेन से है, हमारे फेस से है, जो आगे का पार्ट है। तो इस पार्ट के ये जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पूरा आगे जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा मुद्राएं हैं, अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। ऐसी मुद्रा एक ऐसी अवस्था जो कि आनंद प्रदान करती है। और कैसे आनंद प्रदान करती है, जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मुद्राओं के अभ्यास से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और वो हार्मोन के सिक्रेशन हमारी शरीर की अवस्थाओं को जो है सुलभ बनाती है, साम्य अवस्था में लाती है, और जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही अवस्था मुद्रा की अवस्था है। तो आप इधर से आए या इधर से आए, अगर आप मुद्रा का अध्ययन करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी। अगर आप पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है सही करेंगे तो आपकी जो मुद्रा की अवस्था है वो सही हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से भी इसको समझना चाहें, तो ये यौगिक अभ्यास हैं जो पूरी तरीके से पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। और जो आपने देखा होगा पुराने समय में जो लोग अपने आप पे नियंत्रण पर कर देते थे, अपने आप पे नियंत्रण करने का यही एक माध्यम था कि आप जो है बाह्य जो स्टिमुलेशन है यानी कि बाहर से आने वाले जो वातावरण से आने वाले जो उद्दीपन है उन उद्दीपनों को नियंत्रित कर देते हैं। तो क्योंकि अब हमने कहा भाई कि ये जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करती है। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन हमको क्या करता है, उस स्टिमुलेट करता है, हमारे इमोशंस को स्टिमुलेट करता है। तो आप सोचिए कि अगर हम यहाँ से इन यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा पीयूष ग्रंथि को ये हार्मोन निकालने से जो है रोक पाते हैं और एक सीमा, एक दायरे में इस हार्मोन्स को हम रख पाते हैं, तो हमारा जो अनावश्यक इमोशंस हैं वो इमोशन हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हर चीज में है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो बच्चों की ग्रोथ ना होने का कारण यही है कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अनेक प्रकार की यौगिक प्रक्रियाएं हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथि में जो है बहुत ज़्यादा योगदान देंगी। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसके बाद हम किसी अन्य ग्रंथि पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।